हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया। ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड होती है न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी के लिए, उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वहां से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बी सेक्शन में, इसलिए उन लेक्चर्स को आप जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन लेक्चर्स को नहीं समझेंगे आगे आने वाले एक भी लेक्चर आपके समझ में आने वाले नहीं है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की जो बैकबोन है वो हमने लास्ट 3 लेक्चर में उनको डिस्कस किया है। ठीक है, इस लेक्चर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट करने वाले हैं जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। डीएनए के कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका क्रोमैटिन के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में अगले आने वाले 2-3 लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के 3 या 4 लेवल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थे। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड्स की, तो इनके भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मेनली 3 तरह के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने जब आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, और इसके अंदर में क्या आता है, दिस इज द सिंपल ज्वाइनिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या होता है, सीक्वेंस, इसमें आता है सीक्वेंस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, सिंपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है वहां पे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के अलावा कोई भी बॉन्डिंग नहीं है वहां पे। इस तरह का जो सिंपल चेन स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सपोज दैट ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। तो हमने कहा था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सारी चीजें होती हैं, तो डायरेक्शनलिटी होती है इसमें। तो 5 प्राइम, उसके बाद एडेनिन है, गुआनिन है, ये न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अलावा वहां पे थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, और फिर 3 प्राइम। ठीक है, तो ये जो चेन है, सिंपल चेन स्ट्रक्चर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस दिख रहे हैं, आपको न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन भी दिख रहा है कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं। इस तरह का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और यही जो डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यही आगे आने वाले स्ट्रक्चर्स को निर्धारित करता है कि उन स्ट्रक्चर में बेस कंपोजिशन क्या होंगे और सीक्वेंसेस क्या होंगे, और साथ ही साथ यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर ये डिफाइन करता है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसमें कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन
स्टोर्ड है और ये आगे चल करके कौन सी प्रोटीन बनाएगी। तो मतलब किस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कौन सी प्रोटीन बनने वाली है, ये डिफाइंड होता है न्यूक्लिक एसिड्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये कहता है कि डीएनए आर डबल हेलिक्स। डीएनए बेसिकली क्या होता है, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए इज ए डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स कहानी यहां से शुरू होती है कि कैसे ये थियरी आई कि डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है। तो डीएनए फाइबर जो होता है, डीएनए जो होता है बेसिकली हम लोग जब डीएनए को बनाते हैं, बुक में बनाते हैं, तो हम लोग उसको समझने के लिए उसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और थोड़ा सा बोल्डेड फॉर्म में ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें समझ में आए। लेकिन सेल के अंदर में जहां पे पूरा का पूरा लॉन्ग डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर में पैक होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर में पैक होता है, वहां पे क्या होता है, डीएनए फाइबर्स दिखते हैं, डीएनए फाइबर के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो डीएनए फाइबर थे, इनकी स्टडी कर रहे थे रोजालिंड फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस। ठीक, ये दोनों डीएनए फाइबर्स की स्टडी कर रहे थे बाय यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन। और इन्होंने देखा कि ये जो डीएनए फाइबर था, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप का एक्स-रे डिफ्रैक्शन देखा गया। इनका जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन था वो बहुत ही डिफाइंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन था और इस एक्स-रे डिफ्रैक्शन से इन्होंने देखा कि इस डीएनए मॉलिक्यूल में, इस डीएनए फाइबर में दो तरह की पीरियोडिसिटी है। क्या है? दे फाउंड टू टाइप्स ऑफ पीरियोडिसिटी, टू टाइप्स ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लोग बात करें। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि कोई एक पैटर्न है जो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। कोई एक पैटर्न इनको ऐसा मिला जो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहा था। मतलब इनको एक्स-रे डिफ्रैक्शन में दो डिफ्रैक्शंस ऐसे मिले जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट कर रहे थे। उसी तरह का डिफ्रैक्शन इनको रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा था। तो वो जो दो डिफ्रैक्शन थे, एक डिफ्रैक्शन एक इंटरवल पे मिल रहा है, दूसरा डिफ्रैक्शन दूसरे इंटरवल पे मिल रहा था। इसीलिए इन्होंने कहा कि वहां पे इनको दो पीरियोडिसिटीज मिली। एक पीरियोडिसिटी इनको मिली 3.4 एंगस्ट्रॉम पे, मतलब हर 3.4 एंगस्ट्रॉम पे कोई चीज रिपीट कर रही थी, और दूसरी पीरियोडिसिटी इनको मिली 34 एंगस्ट्रॉम पे, मतलब कोई दूसरी चीज थी जो हर 34 एंगस्ट्रॉम के बाद रिपीट कर रही थी। ठीक है, एक पीरियोडिसिटी 3.4 की डिस्टेंस पे रिपीट कर रही थी और दूसरी पीरियोडिसिटी 34 एंगस्ट्रॉम पे रिपीट कर रही थी। बाद में जब वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल प्रपोज किया तो उन्होंने बताया कि ये जो 3.4 वाली जो पीरियोडिसिटी थी, ये दो बेस के बीच की डिस्टेंस थी, दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस थी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 3.4 क्या था, दो हेलिक्स टर्न के बीच की डिस्टेंस थी, दो हेलिकल टर्न के बीच की डिस्टेंस थी, मतलब ये वाली डिस्टेंस थी जो 34 एंगस्ट्रॉम थी। ठीक है, तो ये जो हेलिकल टर्न था ये भी रिपीट हो रहा था और जो बेस पेयर थे वो तो रिपीट होंगे ही, क्योंकि भाई पूरा डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है इसमें बहुत सारे बेसेस होंगे। ठीक है, ये बेसेस होंगे, ये क्या है, ये स्ट्रैंड है दो और ये बेसेस हैं, तो ये बेस भी है, फिर यहाँ पे ये बेस है। तो उन्होंने देखा कि हर 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद कोई चीज रिपीट कर रही है। तो क्या रिपीट कर रहा था, वो बेस रिपीट कर रहा था। ठीक है, एक बेस यहाँ था, फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद एक और बेस था, इसीलिए उनको दो चीजें रिपीट करती हुई दिखाई पड़ी। तो उन्होंने बताया कि जो डीएनए फाइबर्स हैं उनमें दो पीरियोडिसिटीज है, दो चीजें हैं जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही हैं।
वो एक चीज क्या थी, वो एक चीज तो ये बेस था जो 3.4 एंगस्ट्रॉम पे रिपीट हो रहा था, और दूसरा क्या था, ये हेलिकल टर्न्स थे जो हर 34 एंगस्ट्रॉम के बाद में रिपीट कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था, चारगाफ साहब ने बताया था कि जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो एडेनिन बेसेस होते हैं डीएनए में जो एडेनिन बेसेस होते हैं वो थाइमिन के इक्वल होते हैं, और ग्वानिन बेसेस जो होते हैं वो साइटोसिन के इक्वल होते हैं। चारगाफ का रूल था। लेकिन इन दोनों ही चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए वहां पे कोई डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल था जो इन चीजों को प्रूव कर पाता। ठीक है, इन लोगों ने इतनी अच्छी स्टडी की, एक ट्रेमेंडस स्टडी थी, यहां से डीएनए के स्ट्रक्चर का बैकबोन तैयार हुआ, लेकिन इन चीजों को डिफाइन करने के लिए या इन चीजों को प्रूव करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 1953 में वाटसन एंड क्रिक साहब आए। 1953 में आए वाटसन एंड क्रिक साहब। 1953 ये सबसे इंपॉर्टेंट एरा था डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी का। इस टाइम पे कौन आया, वाटसन जी आए, वाटसन एंड क्रिक। ठीक, वाटसन एंड क्रिक साहब आए। ठीक, इन लोगों ने क्या बताया, इन लोगों ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया, और ये मॉडल ऐसा मॉडल था जो जितना भी बायोलॉजिकल डाटा अवेलेबल था, चाहे वो एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा हो फ्रैंकलिन और विल्किंस का, चाहे वो डाटा हो चारगाफ के रूल का, सारे डाटा के लिए अकाउंटेबल हुआ, सारा डाटा सही साबित हुआ। ठीक है, इन लोगों ने जो वाटसन क्रिक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देने में बेसिकली 4 लोगों का योगदान था। ठीक है, एक तो फ्रैंकलिन का था, रोजालैंड फ्रैंकलिन का था, विल्किंस का था, और इनके साथ साथ में वाटसन एंड क्रिक का था। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, जिनमें से इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। इनको मिला नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के फील्ड में मिला। क्यों मिला, फॉर द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। तो इनको क्यों नहीं मिला भाई, इन्होंने भी तो इंपॉर्टेंट काम किया था, रोजालैंड फ्रैंकलिन ने भी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन पूरा इन दोनों ने किया था, तो प्राइमरी अप्रोच तो इन्हीं दोनों दिया, तो इनको मिला, इनको नहीं मिला। इनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो नोबेल प्राइज मिला था इन लोगों को, ये मिला था 1962 में। ठीक है, और 1962 तक इनकी डेथ हो चुकी थी। रोजालैंड फ्रैंकलिन डेड हो गई थी उस टाइम तक पर। और डेड क्यों हुई थी, क्योंकि इन्हें कैंसर हो गया था। कैंसर हुआ कैसे, कैंसर हुआ इसलिए क्योंकि जब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी कर रही थी तो इनको पता नहीं था कि एक्सरे से कैंसर हो सकता है। तो इनका इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया एक्सरे से कि एक्सरे के कारण इनको कैंसर हो गया, और कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो नोबेल प्राइज मिलने से पहले ही क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद में नोबेल प्राइज देने का कोई प्रावधान नहीं है, इस वजह से फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। हालांकि इन्होंने बहुत ही ट्रेमेंडस वर्क किया था इन द डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या क्या चीजें बताई गई, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये तो कहानी रही डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, जो थियरी है उसकी। ठीक है, वाटसन और क्रिक साहब ने क्रिक साहब ने जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
जो बताया उसके बारे में इंपॉर्टेंट। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था इसको 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी था, ऑफ डीएनए था। और ये जितना भी बायोलॉजिकल डाटा उस समय तक अवेलेबल था डीएनए के बारे में, सबके लिए अकाउंटेबल था, सबको सही साबित करता था। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 helical strands of 2 helical strands of polynucleotides, polynucleotides। ठीक है, पहली चीज इन्होंने क्या बताया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब डीएनए के डबल हेलिक्स, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर में या एक डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, और डीएनए का जो कन्फॉर्मेशन है वो हेलिकल होता है। ये चीज तो रोजरलैंड, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने ही बता दिया था, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया कि जो हेलिकल डीएनए होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए का, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने ये नहीं बताया था कि कितने स्ट्रैंड्स वहां पे होते हैं, तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया कि वहां पे 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों आपस में पेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से वाइंड अराउंड होते हैं, एक ही एक्सिस पे वाइंड अराउंड होते हैं। ठीक है, दीज स्ट्रैंड्स आर वुंड अराउंड each other on the axis, एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होता है। इन्होंने बताया कि दो हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एक ही एक्सिस पे वुंड अराउंड होते हैं। ठीक है, ये अगर एक्सिस है डीएनए की तो इसके अराउंड ये वुंड अराउंड है। ठीक है, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीजें यहां से स्टार्ट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का जो कोवैलेंट बैकबोन होती है वो बनी होती है सुगर और फॉस्फेट से। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज बताया था। देखिए सारी चीजें वहां से यहाँ पे आएंगी। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो बैकबोन होती है न्यूक्लियोटाइड चेन की, वो किससे मिलकर के बनी होती है? सुगर एंड फॉस्फेट से, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सुगर पेंटोज सुगर होती है और पेंटोज सुगर में जगह जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जगह जगह पे क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और फॉस्फेट खुद एक चार्ज ग्रुप है। ठीक है, फॉस्फेट खुद एक चार्ज ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैकबोन है, जो कोवैलेंट बैकबोन है, वो क्या होगी? हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। इसका मतलब वो वाटर से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसमें ये जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन of nucleotide strands resides outside of the helix facing surrounding water। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है।
शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्योंकि हाइड्रोफिलिक है इसलिए वो क्या होती है, वो हेलिक्स के बाहर की तरफ होती है, हेलिक्स के अंदर की तरफ नहीं होती है। ये हेलिक्स के अंदर वाला पार्ट है और ये हेलिक्स के बाहर वाला पार्ट है। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होगी, इस बाहर वाले पार्ट की तरफ होगी, ठीक है। और बेसिस क्या होंगे, वो अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। डीएनए बेसिकली कहाँ पे है, सेल के अंदर में, ठीक है। ये अगर सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो डीएनए बेसिकली सेल के अंदर कहाँ पे होता है, डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और सेल का ये पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्वस इन्वायरमेंट होता है, मतलब वाटर रिच इन्वायरमेंट होता है। सिमिलरली जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो भी एक्वस इन्वायरमेंट होता है। डीएनए के चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर डीएनए को स्टेबल रहना है, ठीक है, अगर डीएनए को स्टेबल रहना है तो ये जरूरी हो जाता है कि वो ग्रुप्स जो वाटर लविंग है वो वाटर की तरफ जाएं और जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं वो वाटर से दूर जाएं। तो क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होंगे वो आपस में पेयरिंग कर लेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू, और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं वो इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, मामला सही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब डीएनए अपनी पैकेजिंग करने लगता है तो जो हाइड्रोफिलिक बैकबोन है उसको वाटर की तरफ फेस कर देता है और बाकी का पोर्शन जो होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है अंदर की तरफ, जिसमें बेसेस आते हैं, ठीक है। तो बेसेस क्या होते हैं, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और स्टैकिंग फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो होता है दैट इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड्स, वो हेलिक्स के से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, वो फ्यूरेनोज फॉर्म में होती है, फ्यूरेनोज रिंग ऑफ sugar is in its 2 prime C2 prime इंडो कन्फॉर्मेशन, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो शुगर्स होती हैं, उनके कन्फॉर्मेशन होते हैं, उनमें से एक C2 इंडो कन्फॉर्मेशन होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो बेसिकली डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमेशा C2 इंडो कन्फॉर्मेशन में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने बात की कि जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो कहाँ रहेगा, वो हेलिक्स से बाहर की तरफ रहेगा। इसी तरह से हाइड्रोफोबिक rings of bases are stacked within the हेलिक्स से अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। हेलिक्स के अंदर की तरफ क्या होगा, जो हमारे बेसेस हैं वो रहेंगे, ठीक है। और वो स्टैकिंग फोर्स के थ्रू में आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। चल रही थी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, ठीक है। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आप इनको नोट कर लीजिएगा पॉइंट वाइज। यहाँ से क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट याद करने वाली चीजें हैं। पहली चीज ये है, the sugar phosphate backbones of helix are not equally spaced along the helical axis and the groups between them are not of the same size, ठीक है। जो ग्रुप्स बनते हैं वो सेम साइज के नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद द इंटरवाइंड चेन्स क्रिएट मेजर ग्रुप एंड ए माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप बनाता है और माइनर ग्रुप बनाता है। मेजर ग्रुप कैसे दिखेंगे आपको, वाइड और डीप दिखेंगे, और वहीं पे माइनर ग्रुप जो आपको दिखेगा वो नेरो और डीप दिखेगा, ठीक है। अब मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप आप पहचानेंगे कैसे, ठीक है। द साइड कंटेनिंग N7 ऑफ प्यूरिन, द साइड दैट कंटेनिंग द N7 ऑफ प्यूरिन रिप्रेजेंट्स द माइनर ग्रुप। ये पहचान है उसकी। माइनर ग्रुप क्या होगा, जिस तरफ N7 ऑफ प्यूरिन होगा वो साइड क्या होगी, मेजर ग्रुप होगी, और जिस साइड में N3 ऑफ प्यूरिन होगा वो कौन सा होगा, वो माइनर ग्रुप को, वो पोर्शन माइनर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में याद होने चाहिए, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा,
ठीक है। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में वाटसन एंड क्रिक साहब ने बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में वाइंड अराउंड होते हैं एक्सिस के। ठीक है, तो किस तरीके से वाइंड अराउंड होंगे? ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि वो दोनों ही स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ें। सबसे पहले तो वो दोनों ही स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ें। तो वाटसन और क्रिक ने यह बताया कि दोनों ही स्ट्रैंड्स में जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं? वो आपस में लिंक्ड होते हैं या ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऑफ वन स्ट्रैंड आर joined to the bases of other nucleotide strand in same plane बाया कैसे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज तो ये बताया। ठीक है, दूसरी चीज ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसके किसके बीच में। ठीक है, किसके भी एक स्ट्रैंड के बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से ज्वाइन तो करेंगे, सेम प्लेन में ज्वाइन होंगे, लेकिन कैसे ज्वाइन होंगे? इन्होंने बताया कि एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड ज्वाइंड विद थाइमीन ऑफ अदर स्ट्रैंड बना के दिखाता हूं अभी आपको। ठीक है, और क्या बताया? द साइटोसिन ऑफ वन स्ट्रैंड ज्वाइंड विद guanine of other strand। ठीक है, guanine of other strand ये बताया। ठीक है, अब कैसे कैसे जुड़े होंगे? इन्होंने बताया कि जब एडेनिन और थाइमीन आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और गुआनिन और साइटोसिन जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि डीएनए का वो रीजन जहां पे गुआनिन और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स ज्यादा पाए जाते हैं वो मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, वो मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनकी मेल्टिंग जो होती है उतनी ही स्लो होती है, क्योंकि वहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग एफिनिटी होगी, इनकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये वीक बॉन्ड्स हैं बट यहाँ पे 3 नंबर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। इस चीज की वजह से यहाँ पे जो मेल्टिंग होती है वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक स्ट्रैंड का जो बेस है वो दूसरे स्ट्रैंड के बेस से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं, और राइट हैंडेड हेलिकल कन्फॉर्मेशन में होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। ठीक है, तो राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूं। राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब ये होता है कि जो वाइंडिंग हो रही है, जो हेलिकल कन्फॉर्मेशन बन रही है वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ से घूमे। ठीक है, जो टर्न हो उसका वो राइट हैंड साइड की तरफ से अगर हो रहा है तो उसको कहा जाता है राइट हैंडेड हेलिक्स, और अगर लेफ्ट हैंड की तरफ से हो रहा है तो उसको कहा जाता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, तो सपोज दैट ये एक्सिस है,
इस एक्सिस के अराउंड हेलिकल कन्फॉर्मेशन बनना है। ठीक है, तो अगर इस हेलिक्स का जो कन्फॉर्मेशन है वो राइट हैंडेड है, कुछ इस तरीके से राइट हैंडेड है, आपके राइट हैंड साइड की तरफ में जा रहा है अगर ये, तो ये क्या होगा, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड होता है ये। ठीक है, और अगर ये हेलिकल कन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड की तरफ जाए, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ अगर जा रही है तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये हेलिक्स जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाकर के अगर फिनिश हो जाए तो इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, तो जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, वो क्या होता है, वो राइट हैंडेड कन्फॉर्मेशन में होता है और ये मोर स्टेबल होता है, राइट हैंडेड कन्फॉर्मेशन में होता है, और राइट हैंडेड हेलिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए राइट हैंडेड कन्फॉर्मेशन लेता है। ठीक साहब, अब एक्सरे डिफ्रैक्शन में जो पीरियोडिसिटी की बात हुई थी उस पीरियोडिसिटी को भी हेलिकल स्ट्रक्चर के द्वारा प्रूव किया गया। वहां पे क्या बताया गया था, वहां पे दो पीरियोडिसिटी उन्होंने शो किया था, एक उन्होंने कहा था कि 3.5 एंगस्ट्रॉम पे पीरियोडिसिटी है, कोई चीज 3.5 एंगस्ट्रॉम के बाद रिपीट कर रही है, और कोई चीज ऐसी है जो 34 एंगस्ट्रॉम के बाद में रिपीट कर रही है। ठीक है, तो जो इन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, इन्होंने कहा कि हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि दो स्ट्रैंड होंगे। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड है, सपोज मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, अभी हेलिक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट स्ट्रैंड बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रैंड है। उन्होंने कहा कि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शनलिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, मतलब इसका 5 प्राइम इस तरफ है और 3 प्राइम इस तरफ है, इसका 5 प्राइम इस तरफ है, 3 प्राइम इस तरफ है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि एक स्ट्रैंड के जो बेस पेयर्स हैं वो दूसरे स्ट्रैंड से क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एडेनिन है स्ट्रैंड में, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे थाइमीन है और यहाँ पे ग्वानिन है इस पहले स्ट्रैंड में। ठीक है, तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, दूसरे स्ट्रैंड में इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये होगा थाइमीन। ठीक है, ये होगा थाइमीन और ये होगा ग्वानिन, ये होगा एडेनिन और ये होगा साइटोसिन। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपको दो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखेंगे। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, ये स्ट्रैंड्स हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, और ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये क्या होते हैं, आपस में वाइंड अराउंड होते हैं, हेलिकल कन्फॉर्मेशन में होते हैं। ठीक है, तो एक पीरियोडिसिटी उनको दिखी थी जो 3.4 एंगस्ट्रॉम पे थी। ठीक है, लेकिन मॉडिफाइड वर्जन में बताया गया कि दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी होती है, वो होती है 3.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जब हम हेलिकल कन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हेलिकल कन्फॉर्मेशन में डीएनए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो हेलिक्स की विड्थ होती है, हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, हेलिक्स का डायमीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम का होगा, और दो सक्सेसिव हेलिक्स के बीच की दूरी पुराने मॉडल के अकॉर्डिंग थी 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बताई जाती है, ये कही जाती है 33.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 33.2 एंगस्ट्रॉम बताई जाती है। ठीक है, और एक हेलिकल टर्न में, इस पूरे एक हेलिकल टर्न में कितने बेसेस होंगे, उन बेसेस का जो नंबर है वो होता है 10.4 बेसेस पर हेलिकल टर्न। 10.4 बेसेस पर हेलिक्स। ठीक है, 10.4 बेसेस पाए जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो दो एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते। क्या बताया इन्होंने, द टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स आर नॉट आइडेंटिकल
in their base sequences and composition आपको सामने दिख भी रहा होगा, ये आइडेंटिकल नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे नहीं है, दोनों में देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। बेस कंपोजिशन और सीक्वेंसेस आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहां पे बेस पेयरिंग पॉसिबल हो उस कंपोजिशन में पाए जाते हैं। जैसे एडेनिन की बेस पेयरिंग पॉसिबल है थाइमिन के साथ में, तो यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसमें जरूरी है कि यहाँ पे थाइमिन हो। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होना चाहिए, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन होना चाहिए, ठीक है। और यही जो थियरी थी कि एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन से पेयर करता है, इसी वजह से यहाँ से जो चार गाफ का रूल था कि एडेनिन इज इक्वल्स टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन, ये यहाँ से क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात, ठीक है। और वाटसन और क्रिक ने जो ये स्ट्रक्चर बताया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेवर करता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए को, बी फॉर्म ऑफ डीएनए को। ये तो बात रही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। मैंने कहा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों में जो बेस पे जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड बेस दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि अगर हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह के फोर्सेस से बना हुआ होता है। वहां पे दो फोर्सेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हेल्ड बाय टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। पहला फोर्स होता है द फर्स्ट फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग between bases of two strands bases of two strands। और सेकंड होता है द स्टैकिंग फोर्स between the nucleotide bases, between the bases of same strand, और ये जो स्टैकिंग फोर्स होता है इसे द मेजर स्टेबिलाईजिंग फोर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये चीज आपको याद रखना है, जो स्टैकिंग फोर्स होता है दो बेस के बीच में, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। तो ये तो रहा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे बात की। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताया, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया वो बेसिकली बी फॉर्म ऑफ डीएनए को फेवर करता है। इसके अलावा डीएनए के और भी कन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, और भी कन्फॉर्मेशन नोन है, जैसे कि जेड फॉर्म ऑफ डीएनए,
ए फॉर्म ऑफ डीएनए। इन तीनों में थोड़े से माइनर से चेंजेस होते हैं, जैसे कि पर हेलिक्स टर्न में कितने बेसेस होते हैं, किसका माइनर ग्रुप कैसा होता है, मेजर ग्रुप कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है कि राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये सारे कुछ मेजर से डिफरेंसेस होते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कि तब मैं आपको जेड डीएनए और ए डीएनए भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आपको मैं सोर्स बता दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर के तीनों ही फॉर्म्स जो होते हैं डीएनए के, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, इनके बारे में वहां से आप अगर पढ़ लेंगे। एक टेबल बनी हुई है, जस्ट लहनिंजर की किताब में एक टेबल बनी हुई है जिसमें इन तीनों ही डीएनए के फॉर्म्स के बारे में डिफरेंस बताया गया है। आप बस उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है, उससे ज्यादा कुछ भी यहाँ से पूछा जाने वाला नहीं है। ठीक है, मेजर जो था बी डीएनए, जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिफाइन करता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो ये तो बात रही डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।